हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीपीडिया। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में जो हम मैथ्स का सोल्यूशन करेंगे वो ऑलिव बोर्ड के लाइव मॉक टेस्ट का है, जो कि आपको ऑलिव बोर्ड की वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक वो लाइव मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करा है तो आप ऑलिव बोर्ड की वेबसाइट पे जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये कल शाम को 7 बजे तक अवेलेबल है, मतलब 29 तारीख तक ये आपको मिल जाएगा उस पर। ठीक है, तो इसके अंदर जो 25 मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सॉल्व करते हैं। मतलब आप अटेम्प्ट करो मॉक टेस्ट जाके। अगर आपको लगता है कि कुछ भी कोई सा भी आप नहीं कर पाए हो मैथ्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट, तो आप उसका सोल्यूशन यहाँ से देख सकते हो। देखिए, उसने हमें A/B का रेशियो दे दिया है 2:5 और एवरेज दे दिया है, औसत दे दिया है कितना 21। अगर AB का एवरेज 21 है तो इसका सम कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो सम कितना हो जाएगा 42। अब 42 को उसने दे रखा है 2:5 की रेशियो में, तो डिवाइडेड बाय 7, 7 6 42। तो हमें A का वैल्यू बताना है। तो A किस रेशियो में है, 2 रेशियो में, तो A का वैल्यू कितना रह जाएगा 12। आप इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट जरूर करना क्योंकि आपके प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें से टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा है, शांत दशमलव कौन सा है। अब देखिए आप सबको पता होना चाहिए टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं। जब जो आपको नंबर दे रखा है अगर वो P/Q की फॉर्म में, अब जैसे आप देख सकते हो सब कैसा है P/Q की फॉर्म में, तो जो इसका डिनोमिनेटर है इसके अगर आप फैक्टर करो तो फैक्टर में 2 और 5 ही रहना चाहिए। ठीक है, फैक्टर के अंदर 2 और 5 मतलब पावर्स हो सकते हैं उसके ऊपर, बट जो फैक्टर करो तो फैक्टर किस उसके अंदर होने चाहिए 2 और 5 की रेशियो, 2 और 5 के अंदर ही होने चाहिए। अब देखिए 5 का आपको फैक्टर 2 जगह दिख रहा है, बट यहाँ पे 7 5 35 होगा, और अगर आप 40 को करोगे तो 2 2 4 देन 2 5 10। ठीक है, तो इसके अंदर जो फैक्टर आ रहे हैं 2 और 5 के जो फैक्टर हैं वो ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, शांत दशमलव है। और अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग हो तो आप कैलकुलेट करके देख लो कि कौन टर्मिनेट हो रहा है। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, एक ट्रेन कवर करती है 120 किलोमीटर 60 की स्पीड से। तो देखिए इसे कितना टाइम लगा, 2 आवर्स के अंदर उसने ये जर्नी कवर कर ली। अब वो कह रहे हैं ड्यू टू मेंटेनेंस वर्क इट रिड्यूसेस इट स्पीड बाय 50%। ठीक है ना, तो वो क्या करती है कि जो उसके अंदर मेंटेनेंस का काम हो रहा है उसकी वजह से वो अपनी स्पीड कितनी कर देती है, 50% कम, तो मतलब 30 की स्पीड से चलती है क्या, अगले 90 घंटे। ठीक है, तो इसके अंदर उसे टाइम कितना लगा, 3 आवर्स लग गए। ठीक है, तो हमसे यही पूछ रहा है कि उसको टोटल टाइम कितना लगा जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, तो टोटल टाइम कितना लगा 5 आवर्स। ठीक है, आप ये हिंदी के अंदर इसका क्वेश्चन पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अब देखिए वो क्या कह रहा है, ए ने लोन लिया 36,000 का, सिंपल इंटरेस्ट पे लिया 3.5 साल के लिए, और कितना रेट पे लिया, 6% पर एनम पे। ठीक है, तो हमसे वो पूछ रहा है कि जो अमाउंट बना, मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट बना वो 21,000 का कितना परसेंट है। तो देखो सबसे पहले इसका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इनटू में रेट इनटू में टाइम। ठीक है, इसका डेसिमल हटा देते तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो देखो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये अमाउंट यही बनेगा। ठीक है, अभी हम इसको कैलकुलेट नहीं करते, इसका डायरेक्ट परसेंटेज निकाल लेते। तो 36 इंटू में 6 इंटू में 35 अपॉन में 21,000 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0, 7 5 7 3 तो 5 1 5 6 6 से 6 कैंसिल, तो कितना परसेंट रह गया, 36%। अब देखो पूरा कैलकुलेट करके सिंपल इंटरेस्ट को मतलब कॉम्प्लेक्स कर देते, देन फिर उसके बाद में उसको दोबारा रिकैलकुलेट करते, तो मुझे लगा ऐसे ही सही रहेगा। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, एक आयताकार बगीचा है जिसकी लेंथ और विड्थ हमें दे रखी है कितना, 20 मीटर। तो अभी अगर आप देखो तो जो आपको रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका एरिया कितना दे रखा है, 600 मीटर। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, अ रॉकी पाथ, बगीचे के बाहर 5 मिनट एक चौड़ा पथरीला रास्ता बनाया गया। अब देखो आपकी जो लेंथ थी वो थी 30 और जो इसकी विड्थ थी, जो इसकी चौड़ाई थी वो कितनी थी, 20। अब जब आपने इसके चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया, तो जो ये लंबाई की बात करूं, अगर लंबाई 5 मीटर यहां से बढ़ी तो लंबाई 5 मीटर यहां से भी बढ़ गई, तो लंबाई जो 20 थी वो बढ़ के कितनी हो गई, 30, सॉरी चौड़ाई। ठीक है, और जो लंबाई थी अगर वो भी 5-5 मीटर बढ़ी, अगर सपोज 30 मीटर यहां तक थी तो 5 मीटर यहां से बढ़ी, तो 5 मीटर यहां से भी बढ़ी, तो जो लंबाई थी वो बढ़ के कितनी हो गई, 40। ठीक है, तो जब आपने उसके चारों तरफ ऐसे एक
5 मीटर का चौड़ा रास्ता बना दिया, तो अब उसकी लंबाई कितनी हो गई, सॉरी उसका एरिया कितना हो गया, 1200 मीटर। तो बस हमसे यही पूछा जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रॉकी पाथ, ये जो पाथ बनाया है इसका एरिया बताना है। तो देखिए टोटल के अंदर से अगर मैं ये अंदर वाला माइनस कर दूं तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला जो एरिया है। तो टोटल कितना हो गया 1200 माइनस में 600, तो रॉकी जो पाथ है उसका एरिया कितना रह गया आपके पास, 600 स्क्वायर मीटर। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। 9,000 एक धनराशि पर 20% ब्याज की दर पर 2 वर्षों के बाद प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का योगफल बताना है। अब देखिए पहले तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते, 9,000 के ऊपर 20% से 2 ईयर्स के लिए, ठीक है, कैलकुलेट 2 2 ज़ा 4 4 9 ज़ा 36 3600। और इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आप 20% को फ्रैक्शन में लाते हो तो कितना हो गया 5, तो एक साल में 5 से 6, फिर देन 5 से 6, तो ये हो गया 25 से 36। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बना 11, ठीक है। तो 9,000 की वैल्यू 25 मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये आपका कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा 3960। दोनों को प्लस कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा 7560। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 7560। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। देखिए वो क्या कह रहा है, पी एंड क्यू, पी प्लस क्यू ये दोनों मिलके एक टैंक को 30 घंटे में फिल करते हैं। पाइप पी क्यू आर, पाइप पी क्यू और आर ये मिलके एक टैंक को कितने घंटे में फिल कर देते हैं 20 आवर्स में। और पाइप आर एंड क्यू, आर प्लस क्यू ये दोनों मिलके एक टैंक को कितने टाइम में फिल कर देते हैं 36 आवर्स में। अभी क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले इनका टोटल वर्क निकाल लेते हैं। आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 180। एफिशिएंसीज देखो पी और क्यू की आएगी 6, ये आ जाएगी 9 और ये लास्ट वाले की आ जाएगी एफिशिएंसी 5। अब देखो अगर आप इसको कर दोगे, देखो P प्लस क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी कितनी आ रही है 20। और अगर आप इसके अंदर जैसे आर और क्यू की एफिशिएंसी रख दो, मतलब देखो P प्लस क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी जो आ रही है, सॉरी मैंने 20 बोल दिया, P प्लस क्यू प्लस आर की जो एफिशिएंसी आ रही है ये कितनी आ रही है 9 आ रही है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर Q और R की जो एफिशिएंसी है, Q और R की जो एफिशिएंसी है 5 यूनिट, अगर आपने इसके अंदर 5 यूनिट रख दिए तो P की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4 यूनिट, ठीक है। अभी बस मैंने आपको यहाँ पे P की एफिशिएंसी निकाल दी है। देखो R प्लस Q की एफिशिएंसी कितनी थी 5, तो बची P की, मतलब टोटल में से, तो P की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4 यूनिट। अब आगे पढ़ते हैं, वो कह रहा है इफ द एफिशिएंसी ऑफ पाइप S, अब एक नया पाइप आ गया S जिसकी एफिशिएंसी कितनी है 125% ज्यादा है किसकी एफिशिएंसी से P से, तो P इज टू S का रेशियो कितना हो गया, अगर ये 100 है तो 125% ज्यादा है तो ये कितनी है 225। एफिशिएंसी करेंगे तो 25 4 जा 25 9 जा। अब देखो P की एफिशिएंसी यहाँ भी 4 थी तो P की एफिशिएंसी यहाँ भी 4 है और S की एफिशिएंसी एक्चुअल में भी कितनी आएगी 9 ही आएगी। तो हमें बताना है कि S को कितना टाइम लगेगा उस टैंक को फिल करने के लिए। तो टोटल वर्क इज 180 यूनिट, 9 यूनिट से वो काम कर रहा है तो कितना टाइम लगेगा उसे काम कंप्लीट करने में 20 आवर्स। ये थोड़ा सा मतलब टाइम एंड वर्क के अंदर थोड़ा सा घुमा घुमा के देते हैं, आप करो 2-3 बार प्रैक्टिस तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप क्या कहते हैं CGL के लिए 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और अगर आपको उसका 2025 के क्वेश्चंस चाहिए तो आपको वो सारा क्वेश्चन सॉल्व हुए हुए आपको मेरे पेज पे मिल जाएंगे, आप जाके वो चेक कर सकते हो। देखिए वो कह रहा है X जो है एक काम को अकेला 14 दिन में कर सकता है, Y उसी काम को अकेला 20 दिन में कर सकता है और Z उसी काम को अकेले 140 दिन में कर सकता है। LCM ले लेते हैं, टोटल वर्क कितना आ गया 140, ये हो जाएगा 10 यूनिट, ये इसका एफिशिएंसी आ जाएगी 7 यूनिट और ये आ जाएगी 1 यूनिट। अब वो क्या कह रहा है, दे जॉइंटली कंप्लीट द वर्क, सबने मिलकर काम कर लिया और कमाए कितने 3600 रुपए। अब आपको ये पता होना चाहिए जो भी अर्निंग होती है वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, उनकी एफिशिएंसी की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हमसे पूछा जा रहा है Z का शेयर कितना होगा, तो डिवाइडेड बाय 18 और Z किस रेशियो में 1 रेशियो में, तो Z को कितने मिलेंगे 200 रुपए, ठीक है ना। 18 2 36,
अब देखिए ये जो टाइप का क्वेश्चन है पिरामिड वाले, ये तो आप इसको इंपॉर्टेंट मान के चलो, ये 2025 के प्री में भी बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये पिरामिड वाले आप छोड़ के मत जाइएगा, तो ये इस बार भी आएंगे। अब देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम, हमें क्या बताना है, कुल आयतन बताना है पिरामिड का, जिसकी हाइट है 18 सेंटीमीटर और जिसका बेस कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर। अब देखिए वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, 1/3 एरिया ऑफ बेस क्या निकलेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है एरिया का, मतलब अगर आप इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाओ तो 3/4 ए का स्क्वायर, तो वही करेंगे √3/4 ए का स्क्वायर, ए मतलब उसकी साइड 10 इंटू में 10 इंटू में हाइट कितना है उसका 18। ठीक है, तो 3 6 2 और ये 2 सॉरी 5 तो 5 5 25 25 6 150 अंडर रूट में 3, तो 150 अंडर रूट में 3। ठीक है, अब देखिए अब ये क्या कह रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इंक्रीज बाय 69%। सपोज जो क्यूब था, एक घन था, जब एक घन की भुजा बढ़ाई जाती है तो उसका कुल सतह क्षेत्रफल 69 बढ़ जाता है। जब आपने उसकी एक साइड को इंक्रीज करा तो जो उसका टोटल सरफेस एरिया था वो 100 से बढ़ के कितना हो गया, 169 हो गया। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट परसेंटेज साइड इंक्रीज। अब देखो मैं तो ऐसे ही बता सकती हूँ, इन दोनों को अंडर रूट में कर दो, तो ये 10 से बढ़ के 13 हो गया, तो कितने का इंक्रीज आया, 30% का। ठीक है, और नहीं तो आप अब देखो सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 4a का स्क्वायर, जो बढ़ के साइड ही तो बढ़ी है तो a का स्क्वायर इंक्रीज हुआ। ठीक है ना, दोनों के अंदर क्या इंक्रीज हुई, साइड इंक्रीज हुई। तो आप देखो जो साइड थी सपोज पहले थी कितनी 100 और 100 से बढ़ के कितनी हो गई 169, मतलब साइड का स्क्वायर ही इंक्रीज हुआ है ये। अब अगर मैं इसको साइड निकालूं, इसको अंडर रूट में करूं, तो साइड उसकी कितनी थी 10 थी, जो बढ़ के कितनी हो गई 13 हो गई। अब अगर आपको ये चीज समझ में आती है तो ये आप डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप पहले बेसिक से जाओ, देन उसके बाद जब ब्रेन आपका एक्यूमुलेट करने लगे तो आप इसको डायरेक्ट से करो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी इस बार CGL प्री में काफी पूछे गए हैं, तो ये टाइप के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आप स्किप मत करिएगा, ये क्वेश्चन जरूर ट्राई करिए। देखिए वो क्या कह रहा है, एक आदमी है, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ डेक ऑफ अ शिप विच इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल। एक व्यक्ति जल स्तर से 10 मीटर ऊपर एक जहाज के डेक पे खड़ा हुआ है। तो जो इंसान है, जो व्यक्ति है जो खड़ा हुआ है, वो 10 मीटर की हाइट पे खड़ा हुआ है। अगर ये वाटर लेवल यहाँ है तो वो जो खड़ा है वो यहाँ पे खड़ा है, इसकी हाइट कितनी है 10 मीटर। ये मैंने बना दिया एक तरीके से, अब आप शिप बना लो, तो ये शिप का डेक है। ही ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन अ टॉप ऑफ अ लाइट हाउस इज 60 डिग्री। अब जो देखो जो लाइट हाउस होगा वो भी किस लेवल पे होगा, इसी लेवल पे होगा, मतलब पानी से, अब वो तो पानी के लेवल से ही होगा। तो जो लाइट हाउस है वो यहां से खड़े होके देखता है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये बनता है 60 डिग्री का। ठीक है, ये 60 डिग्री का बनता है। और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ऑन द बेस ऑफ अ लाइट हाउस, अब बेस ऑफ अ लाइट हाउस यहाँ है तो उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। ये जो पूरा ए से लेके बी तक का इसका हाइट है ये बताना है हमें कितना है। अब देखो अगर ये 10 मीटर है हाइट, तो यहाँ तक की आपको हाइट समझ में आती है 10 मीटर होगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपको समझ में आता होगा, ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं इनका बेस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे 10 का फॉर्मूला लगाती हूँ। 10 30 डिग्री पे कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर मेरे पास आ जाएगा 10 और बेस दोनों के लिए सेम है, ये भी बेस है ये भी बेस है, तो बेस कितना आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से कैलकुलेट करूंगी तो बेस हमारे पास निकल के आ जाएगा 10√3। ठीक है, अब अगर मैं एंगल ऑफ एलिवेशन मानूं ये बन रहा है 60 डिग्री उसके टॉप के ऊपर। ठीक है, और अगर मैं इसको पूरा हाइट मान लूं ए से लेके बी तक, अब 10 60 डिग्री कितना होता है, √3। ठीक है, अब परपेंडिकुलर के अंदर जब मैं इसकी हाइट लूंगी पूरी ए से लेके बी तक लूंगी, ठीक है, ए से लेके बी तक लूंगी, तो ये जो 10 है ये 2 बारी कैलकुलेट होगा। ठीक है ना, तो मैं परपेंडिकुलर में से क्या कर दूंगी 10 माइनस अपॉन में, बेस मेरे पास कितना है 10√3। ठीक है, तो यहां से देख लीजिए ये हो जाएगा 10 इंटू में 3 30,
इज इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर माइनस में 10, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 40 मीटर। ठीक है, यही हमसे पूछा जा रहा था। जो उसकी परपेंडिकुलर है, जो पूरा जो उसका हाइट है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया 40 मीटर। तो लाइट हाउस की हाइट कितनी आ जाएगी 40 मीटर। ये बात आपको समझ में आ गई। 10 मीटर कैसे माइनस करा, क्योंकि 10 मीटर 2 बार कैलकुलेट होता। अगर जब मैंने परपेंडिकुलर लिया पूरा लिया, ठीक है, और मैं अगर उसे कैलकुलेट करूंगी तो ये इसकी हाइट कितनी आ जाएगी पूरी 40 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है निम्नलिखित में से किसे दो अभाज्य संख्याओं का योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर आप दो प्राइम नंबर्स को सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स, अगर आप दो प्राइम नंबर्स को ऐड करते हो तो उसका सम हमेशा कैसा आता है, ऑड आता है। अब देखिए यहाँ पे सारे नंबर ही ऑड है, ठीक है। देखिए अब जब दोनों नंबर ऑड हैं तो अब एक और देखते हैं। तो जो दोनों नंबर ऑड हैं तो वो हमेशा कैसे होते हैं, उसके अंदर 2 प्लस प्राइम नंबर। ठीक है, 2 प्लस प्राइम नंबर, जो ये नंबर आया है उसको आप अगर और तोड़ के देखोगे तो 2 प्लस प्राइम नंबर इसी इक्वेशन के अंदर वो होने चाहिए, तो ही वो क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर कहलाएंगे। अब देखिए ये जो 23 था इसको क्या करेंगे 2 प्लस पी। तो देखो अगर मैं इसको माइनस कर दूं 2 को इसके अंदर से, तो 21 क्या है, प्राइम नंबर है, नहीं है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके दो ही फैक्टर हो। सपोज देखिए 2 की बात करें, 2 प्राइम नंबर है तो इसके दो ही फैक्टर है, एक तो 2 है और एक 1 है। 3 भी क्या है, प्राइम नंबर है, इसके दो ही फैक्टर है 3 और 1। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके क्या होने चाहिए, दो ही फैक्टर होने चाहिए। तो अगर आपने 23 में से 2 माइनस करा तो आपको प्राइम नंबर नहीं मिला, तो ये दो प्राइम नंबर का सम नहीं है। अगर आप 29 में से 2 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 27, जो कि प्राइम नंबर नहीं है। अगर आप 33 में से 2 माइनस करेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा 31, तो 31 इज अ प्राइम नंबर, तो इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा। तो जो 33 है ये क्या है, सम ऑफ द टू प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट देखते हैं। वो कह रहे हैं सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट इफ ईच ऑफ देम हैविंग अ इक्वल रेडियंट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान हैं तो वो एक दूसरे के सर्वागसम होंगी। ठीक है, ए तो सही है, ठीक है, बट हमें क्या बताना है कि फॉल्स कौन सी है। ठीक है, रेडियस इज द लार्जेस्ट कॉर्ड। त्रिज्या वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है, त्रिज्या नहीं होती, व्यास होती है, डायमीटर होती है सबसे लंबी जीवा। तो जो बी है वो क्या है, गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक रेखा का ढलान इन बिंदुओं को जोड़ने वाली ढलान के बराबर है। तो देखिए जो ढलान है, ढलान किससे डिनोट होती है, एम होती है। यदि रेखा बिंदु से गुजरती है तो उसका समीकरण क्या है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके अंदर हम निकालेंगे इसका स्लोप। स्लोप कैसे निकालते हैं, एम इज इक्वल्स टू में y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस का x1। तो देखो y2 कितना है हमारे पास, ये है y2, ये मतलब 1 की सीरीज में x1 x2 y2 y1। ठीक है, पहले यहां से स्लोप निकाल लेते हैं। तो इसका m कितना निकल के आएगा, y2 माइनस में y1, 1 माइनस में 7, 5 माइनस में 2, तो इसका स्लोप आ जाएगा माइनस का x2। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, ये वाली लाइन से जब वो गुजरती है लाइन, तो हमें इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो जो इसका स्लोप था, इन दोनों लाइन का स्लोप था, और जो इसका स्लोप है वो क्या है, इक्वल है। तो देखिए क्या इक्वेशन होती है, y माइनस में y1 इज इक्वल्स टू में m x माइनस में x1। ठीक है, तो ये हमारे पास x1 और y1 है। ठीक है, तो y माइनस में y1, तो ये माइनस माइनस प्लस इज इक्वल्स टू में m x माइनस में x1। ठीक है, तो इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा y इज इक्वल्स टू में माइनस का 2x प्लस में 12। तो y इज इक्वल्स टू में माइनस का 2x प्लस का 12, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे। अब वो क्या कह रहा है, अ फ्लावर वेस अ मार्केट एट 42% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक फूलदान का क्रय मूल्य से 42% अधिक अंकित किया जाता है। मतलब 100 की चीज
142 पे लिस्ट करी जाती है बेचने के लिए और बेची जाती है 25% के डिस्काउंट पे। ये मार्क प्राइस हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अब आप सबको पता है जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। 25% की वैल्यू 25% डिस्काउंट दिया जा रहा है तो 75% की वैल्यू पे बेचा जा रहा है। 25 3 25 4 तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, सॉरी 106.5। आप इसे पूरा कैलकुलेट करोगे, ये 4 से करोगे तो ये हो जाएगा 35.5। 35.5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपने अल्टीमेटली उसे बेचा कितने का, 106.5 रुपए का। तो हमसे पूछा जा रहा है कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। प्रॉफिट हुआ है, 100 की चीज किस में बेच दी, 106.5 में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, 6.5% का उसे प्रॉफिट हुआ है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर एक आयतन की परिधि का, एक आयत की परिधि, ठीक है, आयत, पैरामीटर को आयत कहते हैं। देखो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2l + b, यही होता है पैरामीटर का फॉर्मूला। इज इक्वल टू द सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या, परिधि, परिधि सर्कल की क्या होती है, 2 पाई और r। रेडियस हमें दे रखा है 49, ये दोनों हमें क्या बता दी उसने, इक्वल बता दी, ठीक है ना। द पैरामीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द सरकमफ्रेंस ऑफ द रेडियस, मतलब दोनों की जो बाउंड्री है वो क्या है, आपस में इक्वल है। यहां से कर लेते हैं कैलकुलेट, 7 7 = 49, ठीक है। तो लेंथ प्लस ब्रेथ हमारी कितनी आ जाएगी, 22 इंटू में 7, ये सम आ गया, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, इफ द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 9 × 5। अब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो कैलकुलेट करके भी यही आ जाएगा। तो सम हमें दे रखा है, ये आ गया लेंथ और लेंथ प्लस ब्रेथ का, ठीक है। और हमें बताया है लेंथ और ब्रेथ किस रेशियो में, 9:5। तो कर देते हैं 14, 7 1 = 7 2 = 2 11, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 11। तो लेंथ किसके अंदर है, लेंथ देखेंगे तो 11 इंटू में 9 99, और ब्रेथ देखेंगे तो 11 इंटू में 5, ये हो जाएगी 55। तो हमसे पूछा जा रहा है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो हमें आयत का क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ, तो 99 इंटू में 55, तो आंसर आ जाएगा आपका 5445। ये इतना समझ में आया, दोनों को इक्वल करा, लेंथ प्लस ब्रेथ। आप इसको कर देते 2 7 = 14, 154 आ जाता। फिर अगेन वो 154 को क्या करना था, 9:5 की रेशियो में, तो ठीक है ना, 14 से करके देन 9 से देन 5 से। तो बस मैंने इसे कैलकुलेट नहीं करा, एक स्टेप स्किप कर दिया, आप भी कर सकते हो। अब हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखो अगर आप इसको सबसे पहले देखो, ये वाली टर्म 10 वाली, तो 2a और ये हो जाएगा b। अगर आप इसको करोगे 5 + √2 का होल स्क्वायर, अगर आप इसे करोगे तो ये यही बन जाएगा a² + b² 27 आ जाएगा। फिर 2ab की जगह यही आ जाएगा। तो अगर आप ये वाला देखो तो ये है 5 + √2। अब मैंने इसका स्क्वायर हटा दिया तो इसका रूट कैंसिल हो गया, और ये कितना है, माइनस में 5 + √2। अब देखिए ये वाले टाइप के क्वेश्चन भी प्री में बहुत पूछे गए हैं, ठीक है, तो इसे भी स्किप मत करना। तो 5 + √2 माइनस में 4 माइनस में √2, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, 5 - 4, आंसर विल बी 1, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, लॉस परसेंटेज किसके इक्वल में होता है, x² अपॉन में 100। अब मैं बताती हूँ x क्या होता है। देखिए अब यहाँ पे x की वैल्यू मैं आपको दिखाती हूँ। वो कह रहा है एक मैन का वेज जो है एक बार रिड्यूस करा गया 60% से, और फिर उसी को इंक्रीज करा गया 60% थे। तो ये जो x है, मतलब एक वैल्यू को उसी वैल्यू से पहले गिराया गया, फिर उसी वैल्यू से उठाया गया। तो इस केस में हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। तो लॉस का परसेंट इज इक्वल्स टू में x का स्क्वायर। x कौन सी वैल्यू होती है, इस वैल्यू को x माना जाता है। तो उसके अंदर पूछा जा रहा है फाइंड द लॉस टर्म। तो लॉस टर्म निकाल लेते हैं। लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू में x का स्क्वायर आ जाएगा 60 इंटू में 60 अपॉन में 100। तो लॉस परसेंटेज उसका कितना आ गया, 36%, ठीक है ना। समझ में आया, जब एक वैल्यू को एक ही परसेंट से गिराया जाए और एक ही परसेंट से उठाया जाए तो उस केस में हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये फिगर दे रखी है, पी क्यू एंड पी आर आर टेंजेंट्स। पी क्यू और जो ये पी आर है पूरा टेंजेंट्स है। तो अब आप देखो अगर ये टेंजेंट है तो
P से लेके Q तक जब ये टच करती है और P से लेके T तक जब ये यहाँ सर्कल पे टच करती है, ये दोनों पार्ट्स क्या होंगे, आपस में इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो हमसे लेंथ पूछी जा रही है PQ की। अगर PQ की लेंथ पूछी जा रही है तो हम PT की भी उसके अंदर लेंथ बता सकते हैं। देखिए, अब ये सेंटर O से लेके ये T तक कनेक्ट है। ठीक है, ये है सेंटर O। ठीक है, अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर है, और जो ये लेके T से लेके R तक है ये किसके बराबर है, देखो ये जो T से लेके R तक ये यहाँ तक है 35, तो ये यहाँ पे तक भी कितना रहेगा 35, जहां तक ये टच करता है। तो ये O से लेके R तक पूरा कितना रह जाएगा आपका 47। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए PT किसके स्क्वायर के इक्वल है, तो PT इक्वल है 35 इंटू में 47 के। ठीक है, तो PT का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1645, अंडर रूट में करेंगे तो PT आ जाएगा आपका 17.4। ठीक है, 17.4 सेंटीमीटर। अब देखिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ही मान सकते हैं आप, पार्टनरशिप भी इस बार ही पूछा गया है। अब वो कह रहा है ए ने इन्वेस्ट करे हैं 18,000 रुपये 12 महीने के लिए, बी ने इन्वेस्ट करे हैं 24,000 रुपये T मंथ के लिए, और सी ने इन्वेस्ट करे हैं 15,000 रुपीज फॉर 8 मंथ। हमसे पूछा जा रहा है बी का जो शेयर है वो इक्वल है किसके, ए के शेयर से। ए और बी का जो शेयर है ये दोनों इक्वल आएंगे, हमें टी का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो ये कैंसिल कर देते हैं, 4 2 जा 4 6 जा 4 3 जा, देन 2 1 जा 2 3 जा, और ये हो जाएगा 2 9 जा 3 5 जा 3 3 जा 3 3 जा, तो शेयर कितना आ गया 9:T में 5। तो A:B इक्वल है तो T का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 यूनिट। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, तो देखो एक ऐसे ट्राइंगल है L L M N। ठीक है, अब देखिए ये L के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ये है x1 x2 x3, ये L के कोऑर्डिनेट्स, ये Y का कोऑर्डिनेट y1 y2 और ये हो जाएगा y3, और ये देखो ये उसके क्या है सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट है, सेंट्रॉइड यहाँ बनेगा, तो उसके कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं इन्होंने 4 और 5, तो ये सेंट्रॉइड का x है और ये सेंट्रॉइड का y है। देखिए x1 प्लस x2 प्लस में x3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू में सेंट्रॉइड का x। ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट के लिए होता है, और y कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस में y2 प्लस में y3 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू में सेंट्रॉइड का y। ठीक है ना, आप समझ में आ गया। बस हमें इसके अंदर k का वैल्यू बताना है, तो हम x वाले कोऑर्डिनेट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 1 प्लस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो मैंने माइनस पुट कर दिया, और प्लस का 10 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू में इसका है 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू में 2k, और ये माइनस का 5 तो ये हो जाएगा प्लस का 6। ठीक है, तो ये इधर जाके -6 इज इक्वल्स टू में 2k, तो k का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 3। बस यही पूछा था, ये थोड़े इजी से हैं बट ये प्री में पूछे गए थे इस टाइप के, तो ये करिएगा जरूर, इसे स्किप मत करना। अब देखिए a प्लस बी दे रखा है, ए बी दे रखा है, और a क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा गया। a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक है, तो पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लेते हैं। a b का वैल्यू है हमारे पास कितना 4, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल देते हैं, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो इसका भी होगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 4 4 जा 16। ए बी हमारे पास कितना है 21, तो ये हो जाएगा माइनस का 42 इज इक्वल्स टू में 16। ये इधर जाके प्लस कर देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 58। ठीक है, तो ये हो जाएगा 58, माइनस है माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 21। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू में 79, तो 4 इंटू में 79 हमारा आंसर कितना आ जाएगा फाइनली 316। ठीक है ना, 9 4 जा 36 एक ही ऑप्शन में था, तो आंसर रह जाएगा आपका 316। अब देखिए हमें 10 का वैल्यू दे रखा है 5,
हमें इसका पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखो 10 का वैल्यू 5 दे रखा है, तो मैं ये जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है सबको कॉज स्क्वायर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर मैंने इसे कॉज स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास 10 स्क्वायर बन गया। तो 4 इंटू में 10 हमें दे रखा है 5, तो ये हो जाएगा 25, प्लस में इसे कॉज से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 5 बचा। ठीक है, तो अगर आपने इसका न्यूमरेटर सॉल्व करा तो ये हो गया 105। ठीक है, ये न्यूमरेटर करा, डिनोमिनेटर को भी कॉज स्क्वायर से करेंगे। तो जस्ट अ सेकेंड, यहाँ आपको दिख जाए। ठीक है, अगर आपने इसे कॉज स्क्वायर से डिवाइड करा तो ये तो कैंसिल हो गया इससे। साइन बाय कॉज क्या हो गया, अगेन 10 का वैल्यू आपको दे रखा है 5, प्लस में 10 कॉजिक का मतलब होता है 1 बाय साइन। ठीक है, तो ये था कॉज क्यूब अपॉन में कॉज का स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा। तो ये हो गया 10 कॉज बाय साइन क्या होता है, कॉट, कॉट का मतलब 1 बाय 10, तो 1 बाय 5, तो 5 2 जा, तो कितना रह गया 2, तो 5 प्लस 2 7। तो न्यूमरेटर था 105 और ये हो गया 7, डिवाइड कर देंगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 15। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, एक सिलेंड्रिकल मेटल का रॉड है, एक बेलनाकार धातु है जिसकी रेडियस कितना है, त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और हाइट है 160 सेंटीमीटर। इसे मेल्ट करके इसे पिघला कर एक क्या बनाया जा रहा है, सॉलिड स्फेयर। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर आप एक ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हो तो दोनों का क्या होता है, वॉल्यूम सेम होता है। ठीक है, तो जो स्फेयर है, जो गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, फिर वो बोल रहा है कि 25% जो मेटल था वो क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, मतलब बनाने के दौरान में वेस्ट भी होता है। ठीक है, लॉस्ट ड्यूरिंग द रिकास्टिंग। तो वो पूछ रहा है कि तो अब उसने कितने स्फेयर्स बनाए, मतलब एक स्फेयर नहीं बनाए, छोटे छोटे काफी स्फेयर बनाए। अब देखो अगर 25% लॉस हो गया तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम था वो कितना रह गया, 75% का वॉल्यूम रह गया। ठीक है ना, तो 75% वॉल्यूम ऑफ क्या कहते हैं, सिलेंडर क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर इंटू में h। ठीक है, और कितने बने स्फेयर ये हमें नहीं पता, 4/3 पाई आर का क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, 25 3 जा, 25 4 जा, 4 1 जा, 4 2 जा, 4 1 जा, ये हो जाएगा 4 2 जा, ये 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, देन ये 4 से ये 4 कैंसिल। ठीक है, तो अब देखो एक 3 ये बचा, एक 10 ये बचा, एक 3 ये बचा, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90। तो टोटल 90 छोटे स्फेयर्स जो है वो उसने मेल्ट करके बनाए। अब देखिए ये मिक्सचर है, सॉरी ये जो किसका है, मिक्सचर का ही है। ठीक है, अब देखिए एक मिक्सचर है, कितना है, 60 लीटर का, जिसके अंदर मिल्क और वाटर है, किस रेशियो में है, 1:2 की रेशियो में। 600 लीटर था, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 200:400 की रेशियो में। अब वो क्या कह रहा है, इफ x लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट। अब जो ये 200 था इसके अंदर से x लीटर मिक्सचर निकाला, उसी रेशियो में निकालेंगे जिस रेशियो में मिक्सचर था, तो ये 400 में से 2x निकला। ठीक है, इसी रेशियो में था ना, टेकन आउट, और 6 लीटर मिल्क क्या कर दिया गया, उसके अंदर मिक्स कर दिया गया, सॉरी 60 लीटर मिल्क। तो जो उसका नया रेशियो है वो किस उसके अंदर आ गया, 7:10 में। अब देखो पूरे का अगर आप एलसीएम ले लो तो इक्वेशंस कुछ ऐसी बन जाएंगी, 600 माइनस का x प्लस में 180 अपॉन में, फिर ये 3 और 3 कैंसिल कर देंगे, पूरा एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1200 माइनस का 2x। ठीक है, ये कुछ ऐसा रह जाएगा, और जो फाइनल रेशियो बन जाएगा वो आ जाएगा 7:10 के रेशियो में। ठीक है, तो अब आप अगर इसको कर दो पूरा इक्वेशन बना के, 6000 माइनस का 10x प्लस का 1800 इज इक्वल्स टू में 8400 माइनस का 14x। ठीक है, देन ये आपका कितना रह जाएगा, 600 इज इक्वल्स टू में 4x। आप इसको पूरा कैलकुलेट कर लोगे तो x का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 150। तो 150 लीटर क्या था उसमें से निकाला गया था। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसको थोड़ा भी स्किप मत करना, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है CGL 2026 के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई क्वेरी रहे तो आप मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।